दिव्या बेटा, आप लोग अचानक खबर भी नहीं किया, सब ठीक तो है? अचानक दिव्या को देखकर उसकी माँ सुमित्रा ने पूछा। अरे माँ, कम से कम अंदर तो आने दो, या फिर यहीं पर खड़े होकर सब बातें बता दे। दिव्या ने शिकायत की। चलो बेटा अंदर आओ, मैं तो भूल ही गई थी, सुमित्रा ने हंसते हुए कहा। सुमित्रा ने जल्दी से रसोई घर में जाकर बेटी और दामाद के लिए चाय नाश्ता तैयार किया और नाश्ता देते हुए बोली, सब ठीक तो है ना दामाद जी, यूं अचानक? अभी सुमित्रा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, बीच में दिव्या बोल पड़ी। माँ बताती हूँ ना, मैं सब आपको, पहले आराम से बैठकर चाय तो पी ले। चाय नाश्ता करते ही दिव्या के पति रितेश ने जाने की अनुमति मांगी। सुमित्रा ने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो बैठे भी नहीं है, कुछ बातें भी नहीं की। अरे माँ, मैं आपके साथ ही रुकने वाली हूँ, मैं कौन सा इनके साथ जा रही हूँ, इनको जाने दीजिए, इनको थोड़ा काम है। इतना कहकर दिव्या रितेश के साथ घर के बाहर तक आई। रितेश ने कहा, माँ ने जो कहा है वो याद रखना, अब आ ही गई हो तो कहीं मन मत बदल लेना अपना, ठीक है? दिव्या ने बस इतना ही कहा और उदास चेहरा लेकर अंदर आ गई। अंदर आते ही सुमित्रा फिर से शुरू हो गई। बताओ तो सही बेटा, यूँ अचानक? आज से पहले तो कभी नहीं आई, कुछ बात है क्या? बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो। अचानक दिव्या अपनी माँ के गोद में सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ मेरा बच्चा, ऐसे रोते नहीं, घर में लड़ाई हुई है? सासू माँ ने कुछ कह दिया? और भी पता नहीं कितने सवाल एक ही सांस में सुमित्रा ने दिव्या से पूछ लिया। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बताओ बात क्या है? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे क्या हुआ? अब की बार तो तुम अपनी दोनों बच्चियों को लेकर भी नहीं आई। सुमित्रा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्हीं की वजह से तो ये सब हो रहा है, ना वो दोनों इस दुनिया में होती, ना मुझे इतने दुख देखने पड़ते। दिव्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ऐसा क्यों बोलती है बेटी, मैंने भी तो तुम 4 बहनों को जन्म दिया है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। माँ, तुम्हारा टाइम और था, अब टाइम बदल गया है, उस समय इतनी महंगाई नहीं थी। दिव्या ने जैसे सफाई दी हो। टाइम बदल गया है, ये बात तुम कह रही हो? टाइम बदलता नहीं, बदला जाता है। तुम माँ होकर अपने बेटियों के लिए ऐसे बोल रही हो तो दूसरों को अपने आप ही बोझ लगेंगे। खैर छोड़ो, या बताओ बात क्या है? सुमित्रा ने दिव्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। माँ, तुम्हें तो पता है मैंने 2 नहीं 3 बच्चियों को जन्म दिया है, चाहे एक इस दुनिया में ना हो। इसके बाद मुझे ससुराल में कितने ताने सुनने पड़ते हैं कि मैं उनका वंश नहीं चला सकती। माँ, फिर से प्रेग्नेंट हूँ, अगर अब की बार भी। और फिर से दिव्या की रुलाई फूट पड़ी। फिर से? तुम अपने शरीर की ओर क्यों नहीं देखती? कितनी कमजोर हो गई हो। अभी छोटी वाली बच्ची 2 साल भी नहीं हुई और फिर से? सुमित्रा ने दिव्या को निहारते हुए। माँ, मैं तो करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, रोज की तानों से तो अच्छा ही है ना। तो उनकी सुनकर खुद का ख्याल रखना भी छोड़ देगी? छोटी वाली बच्ची अभी 2 साल की है, वो कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? क्यों छोड़कर आ गई उसे? और अभी तुम रुकने की बात भी कर रही हो? सुमित्रा ने चिंता जताई। परी के होने के बाद रोज मुझे इस दुख से गुजरना पड़ता है। रोज सासू माँ के ताने, रितेश काम से आते हैं थके हारे, उनसे भी क्या कहूँ, पूरे दिन ऑफिस में काम, अगर मैं अपना दुखड़ा सुनाने लगी तो वह भी झल्ला उठते हैं। मैं तो बच्ची को लेकर आ रही थी, लेकिन सासू माँ ने साफ मना कर दिया। दिव्या ने बताया। तो अब क्या क्या कहा उन लोगों ने? माँ, अभी 2 दिन पहले ही मैंने सोनोग्राफी करवाई है, उसमें पता चला है कि अब की बार मुझे जुड़वा बच्चे हैं। घर आकर जब रितेश ने ये बात अपनी माँ से बताई तो वो खुश होने की बजाय झल्ला पड़ी और बोली, लगातार लड़की होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से जुड़वा, कैसे संभालेंगे हम इतनी इतनी लड़कियों को? फिर उन्होंने मुझे अबॉर्शन के लिए बोला, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया। अबॉर्शन से मेरी जान को खतरा है। माँ, सासू माँ ने अपना फैसला सुनाया है कि या तो मैं आपके पास आकर अबॉर्शन करवा लूँ या फिर बच्चे होने तक यहीं पर रहूँ। अगर लड़कियाँ हुई तो वो मुझे अपने घर में पैर भी नहीं रखने देंगी।
दुख तो इस बात का है माँ, रितेश ने भी उनका फैसला चुपचाप मान लिया। इतना कहकर दिव्या की रुलाई फिर से फूट पड़ी। दिव्या रोते नहीं, ऐसे समय में हिम्मत से काम लेते हैं। और तू मेरी बेटी है, जब तुम्हारी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी तो तू ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने भी तुम 4 बहनों को जन्म दिया, बहुत ताने सुनने पड़े, अबॉर्शन कराने भी गई, लेकिन वहाँ से भी छुप कर वापस आ गई। घर वालों ने अलग कर दिया, रहने के लिए मकान तक नहीं, बहुत दुख देखे हैं बेटा, लेकिन अब मेरी बेटी दुख नहीं देखेगी। अगर तुम्हें मेरी बात सही लगे तो मान लेना। मानेगी मेरी बात? सुमित्रा ने दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन माँ, हम क्या करेंगे? तुम बस मेरी बात मानो, फिर देखो वो लोग तो दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आएंगे। सुमित्रा ने कहा। माँ, आप कुछ भी कर लो, अगर लड़का नहीं हुआ तो वो कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? तुम अपने बच्चों के लिए जीना नहीं चाहोगी? सुमित्रा ने दिव्या को समझाया। अपने बच्चों के लिए ही तो जी रही हूँ, वरना तो कब का। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। सुमित्रा ने बेटी को गले लगा लिया। काफी देर तक अपनी बेटी को समझाने के बाद सुमित्रा ने रितेश को फोन किया, लेकिन रितेश ने वही रटी रटाई बात तोते की तरह फटाफट बोल दी। घर में वही होगा जो माँ चाहेगी। 2 दिन बीते, 3 दिन, लेकिन ना ही रितेश का फोन आता, ना दिव्या की सासू माँ का। सुमित्रा से अपने बच्ची की हालत देखी नहीं जाती थी। रोज उसे समझाती, लेकिन दिव्या पर कोई असर नहीं होता। वह दिन में दिन मुरझाई सी जाती। एक दिन पड़ोस वाली आंटी से पता चला कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। दिव्या से रुका नहीं गया और वो अपनी बेटी से मिलने ससुराल पहुंच गई, लेकिन दिव्या की सासू माँ ने उससे मिलने भी नहीं दिया। रितेश भी मिमियाता रह गया, लेकिन माँ की वही पुरानी आदत, तुम अपनी माँ की तरफ हो या अपनी पत्नी की ओर। रितेश बेचारा चुपचाप रह गया अपनी बेटी की चिंता में। दिव्या ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया और वह खुद बीमार पड़ गई। सुमित्रा ने रितेश को फोन करके बताया कि दिव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अगर वह आना चाहे तो आ सकता है। रितेश ने अपनी माँ से बहाना बनाया कि वह बच्चों को घुमाने ले जा रहा है और वह अपने दोनों बच्चियों को लेकर दिव्या से मिलाने के लिए ले आया। दिव्या अपनी दोनों बच्चियों को बहुत ही देखकर खुश हो गई और उनको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं बच्चों का भी यही हाल था। रितेश भी अपनी आंखें नम होने से रोक नहीं पाया। अब क्यों रो रहे हो रितेश? उस दिन कहाँ थे जब मम्मी ने फैसला सुनाया था? आपने उस दिन साथ दिया होता तो आज मेरे बच्चों की ये हालत ना होती। दिव्या ने रितेश की ओर देखते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो दिव्या, लेकिन मैं क्या करूं? पापा के जाने के बाद माँ ने मुझे बहुत दुख उठाकर संभाला है। अगर उनकी बात काटता हूँ तो भी दुख होता है, तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो भी दुख होता है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मैं तो अपने परिवार के बीच में ही फंस गया हूँ। इतना कहकर रितेश वहीं सोफे पर पसर गया। बेटा, आप भी अपनी जगह सही हो, लेकिन माँ के साथ साथ अब दिव्या भी तुम्हारी जिम्मेदारी है और बच्चे भी। माँ की बात काटने को नहीं बोलती मैं, लेकिन उनको समझा तो सकते हो। जानती हूँ आप भी बच्चों के बिना खुश तो नहीं रहते होंगे। सुमित्रा ने अपने दामाद से कहा। आपको क्या लगता है मैं उनको समझाता नहीं? रोज बच्चों का उदास चेहरा देखकर मैं उनसे कहता हूँ, लेकिन उनको तो सिर्फ घर के चिराग की पड़ी है, कौन समझाए उनको। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए आप अपनी माँ से दूर चले जाओ और उनसे बात भी मत करो। अब उन्हें समझाने का यही एक रास्ता है। सुमित्रा की बात सुनकर रितेश सोचते हुए दिव्या और बच्चों की तरफ देखने लगा। रितेश भी अपनी माँ शारदा को समझाकर थक चुका था। उसे भी यह तरीका ठीक लगा। दूसरे दिन रितेश सुबह सुबह काम के लिए ऑफिस से निकला, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा तो माँ शारदा को चिंता होने लगी। रात के 9 बजने को आए, लेकिन अभी भी रितेश घर पर नहीं पहुंचा। बच्चियां बार बार अपने पापा के बारे में पूछ रही थी कि दादी माँ पापा कब आएंगे। शारदा कभी उन पर चिल्लाती, कभी प्यार से समझाती। अचानक शारदा को याद आया कि कहीं रितेश दिव्या के यहाँ तो नहीं गया, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह बिना बताए कहीं भी गया हो। उसका फ़ोन भी तो बंद आ रहा है। शारदा ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन फिर उन्होंने दिव्या को फ़ोन लगा ही दिया। फ़ोन पर सासू माँ का कॉल देकर दिव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिव्या ने कॉल रिसीव किया। आगे से शारदा की आवाज़ आई, हेलो दिव्या। नमस्ते माँ जी। दिव्या, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि रितेश तुम्हारे पास है क्या? वह अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया, ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। अगर वो तुम्हारे पास है तो मुझे सच सच बता देना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। शारदा एक ही सांस में यह सब कह गई। नहीं माँ जी, वो भला यहाँ क्यों आएंगे? आपसे पूछे बिना कभी कुछ करते भी हैं? आप रुको, मैं उनके ऑफिस में कॉल करके पूछ लेती हूँ, शायद अपने दोस्तों के साथ हों। दिव्या ने कहा, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास रितेश की कोई भी खबर हो या उसका कॉल आए तो ज़रूर बता देना। इतना कहते ही शारदा ने फ़ोन रख दिया। शारदा ने रितेश की ऑफिस में कॉल किया, लेकिन वहाँ से तो रितेश अपने टाइम पर ही निकल लिया था। अब शारदा सोच में पड़ गई। न तो ऑफिस से कुछ पता चला, न रितेश दिव्या के पास है, तो आखिर रितेश गया कहाँ? अब वो मदद मांगे भी तो किससे? अगर वो खुद कहीं जाती है तो घर पर बच्चियां अकेली रह जाएंगी। शारदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। जैसे तैसे दादी पोतियों ने मिलकर रात काटी। आज शारदा को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि दिव्या उनके साथ होती तो शायद ये सब ना होता। आज शारदा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उनसे बच्चियों की हालत देखी नहीं जा रही थी। माँ को तो उन्होंने पहले ही मायके भेज दिया, अब रितेश भी। पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ। भगवान करे सब ठीक हो। शारदा ने दिव्या को घर वापस बुलाने का फैसला किया, क्योंकि अब बच्चियों को संभालना बहुत मुश्किल था और वो खुद भी बच्चों की हालत देख नहीं पा रही थी। दिव्या के आते ही दोनों पुलिस स्टेशन गए और रितेश के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। घर आकर शारदा निढाल होकर सोफे पर गिर पड़ी। पूरा दिन बीत गया, रितेश की कोई खबर नहीं थी। शारदा के गले से खाने का निवाला भी नहीं उतर रहा था। वो बस रोए जा रही थी। बार बार पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पूछती कि उनके बेटे का कुछ पता चला, लेकिन वहाँ से यही खबर कि अभी तक कोई खबर नहीं है। शाम को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो शारदा ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो रितेश 2 पुलिस वालों के साथ खड़ा था। शारदा जी, आपका बेटा रितेश गायब नहीं हुआ था। ये कुछ लोग अपने काम से बाहर गए हुए थे। अभी इनका फ़ोन ऑन हुआ तो लोकेशन ट्रेस करके हमने इनका पता लगाया। इंस्पेक्टर ने रितेश की ओर मुड़कर कहा, आंदा कहीं जाओ तो अपने घर वालों को ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। इतने लापरवाह दिखते तो नहीं हो। आपकी वजह से आपके घर वालों को भी परेशानी हुई है और हमें भी। आइंदा इस बात का ध्यान रहे। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरी वजह से आपको जो तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतना कहकर रितेश अंदर चला गया। शारदा ने भी उनका धन्यवाद किया और वो भी रितेश के पीछे पीछे अंदर आ गई। समझते क्या हो माँ आप? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मेरे पीछे पीछे पुलिस को भेज दिया। फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, थोड़ा इंतज़ार भी तो कर सकते थे आप लोग। आपकी इस हरकत की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है मेरे दोस्तों के सामने। रितेश ने गुस्से में अपनी माँ शारदा को अंदर आते ही कहा। जिंदगी में पहली बार अपने बेटे को अपने साथ इस तरह बात करते हुए देख शारदा हक्की बक्की रह गई। आज से पहले रितेश ने कभी आंख उठाकर भी बात नहीं की थी और आज शारदा से यह सहन नहीं हुआ और गुस्से में आकर उसने रितेश के गाल पर एक चाटा जड़ दिया। मैं तो अपने आप को माँ ही समझती हूँ, लेकिन तुम आजकल पता नहीं खुद को क्या समझने लगे हो। माँ हूँ, तुम्हारी चिंता होती है। आज से पहले कहीं गए हो तो बता कर ही गए हो, लेकिन बड़े हो गए हो तो अपनी माँ की तकलीफ क्यों दिखाई देगी? तुम क्या जानो एक माँ का दर्द। इतना कहकर शारदा वहाँ से जाने लगी। मैं तो नहीं जानता एक माँ का दर्द, लेकिन आप तो अच्छे से जानती होंगी ना, क्योंकि आप एक माँ हैं। फिर क्यों अपने इन बच्चियों को अपनी माँ से अलग कर रखा है? क्यों नहीं समझते आप? इन्हें भी अपनी माँ की ज़रूरत है और इनकी माँ को इन बच्चों की। रितेश ने अपनी माँ के और करीब आते हुए कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था माँ, बस आपको समझाना चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी हैं, लेकिन अब दिव्या और बच्चे भी उसमें शामिल हैं। मैं उनके बिना कैसे रहूँगा?
ऊपर से इन बच्चियों को अपनी माँ से अलग कर दिया। मैं रोज रोज इनको घुटते हुए नहीं देख सकता। मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो माँ। इतना कहकर रितेश वहीं घुटनों के बल अपने माँ के पैरों में गिर पड़ा। शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। दिव्या ने जब देखा तो उनकी तरफ जाने लगी, लेकिन शारदा ने दिव्या से मुंह मोड़ लिया। दिव्या को लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं और आंखों में आंसू भरकर उसने प्यार से अपने बच्चों की ओर देखा और वह घर से बाहर जाने लगी। माँ, दिव्या को रोक लो। माँ, मैं और बच्चे दिव्या के बिना नहीं रह सकते। माँ, रोको ना दिव्या को, वो जा रही है। रितेश का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन शारदा जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। देखते देखते दिव्या घर से बाहर चली गई। दूसरे दिन सुबह जब रितेश ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा कि माँ और बच्चों ने नए नए कपड़े डाल रखे हैं। गुब्बारों और फूलों से घर की सजावट भी अच्छी कर रखी थी। रितेश को समझ नहीं आया, आज तो किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर ये सब साज सजावट क्यों। रितेश इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर जब बाहर जाने लगा तो पीछे से शारदा जी आवाज़ दी, रितेश जरा रुको बेटा, या तो बताते जाओ घर की सजावट कैसी लगी। जब आपने किया तो अच्छी होगी ना माँ, आप कुछ गलत थोड़ी ना करते हो कभी। इतना कहकर वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। शारदा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। उधर सुमित्रा जी के घर पर दरवाजे पर घंटी बजी। बेटा जरा देखना कौन है। सुमित्रा ने रसोई घर से दिव्या को आवाज़ लगाई। देखती हूँ। दिव्या ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा शारदा जी और दिव्या की दोनों बेटियां सामने खड़ी थी। दिव्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तीनों ने ही सुंदर सुंदर ड्रेस डाली हुई थी, जैसे कि घर में कोई फंक्शन हो। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। शारदा ने दिव्या का ध्यान भंग किया। तभी अंदर से सुमित्रा जी आई। कौन है बेटा। और शारदा जी को देखकर उनको कुछ समझ आता इससे पहले ही शारदा जी ने आगे बढ़कर सुमित्रा को गले लगा लिया। ऐसा शायद पहली बार हो रहा था। शारदा जी, आप यहाँ आने से पहले खबर भी नहीं की। सुमित्रा ने कहा, भाई हमने सोचा बहुत दिन हो गए अपनी दिव्या से मिले। कल भी ये बिना बोले चुपचाप वापस आ गई तो सोचा हम ही जाकर मिल लेते हैं। आखिर ये भी तो बेटी है मेरी। इस तरह से नाराज रहेगी तो कैसे चलेगा। शारदा ने दिव्या की ओर देखते हुए कहा। शारदा जी शायद पहली बार दिव्या को अपनी बेटी कहकर संबोधित किया होगा। दिव्या की आंखें नम हो गई। मुझे माफ़ कर दो दिव्या, मैं समझ नहीं पाई। मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है। इतने दिनों तक इन नन्ही सी परियों को अपनी माँ से दूर रखा। खुद औरत होकर एक औरत की अहमियत समझ ना पाई। क्या तुम अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगी। कहते कहते शारदा की आवाज़ रुक गई। आप कैसी बात कर रहे हैं माँ जी, आप बड़े हैं हमसे, आप माफ़ी मत मांगिए। आपने मुझे अपनी बेटी कहकर पुकारा है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। दिव्या ने अपने सासू माँ के आंसू पोंछते हुए कहा। जब रितेश मुझसे दूर गया तो मुझे समझ आया कि एक माँ का दर्द क्या होता है। कैसे रही होगी तुम अपने बच्चों के बिना। मुझे समझाने का शायद यही रास्ता था। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाली संतान बेटा है या बेटियाँ। बस अब अपने घर चलो, तुम्हारे बिना घर सूना सूना सा हो गया है। घर को फिर से तुम्हारी ज़रूरत है। शारदा ने दिव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे यहाँ तो माँ बेटी का प्यार उमड़ पड़ा, हमें तो सब भूल ही गए। सुमित्रा ने अपने नम आँखों को पोंछते हुए कहा। सुमित्रा जी, मैं आपकी भी गुनहगार हूँ। मैंने आपकी बेटी को बहुत दुख दिए हैं, मुझे माफ़ कर देना। अरे शारदा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो। जो होना था सो हो गया, अब सब ठीक है, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और एक बार फिर शारदा और सुमित्रा एक दूसरे के गले लग गए। शारदा जी ने बैग से एक साड़ी निकाली और दिव्या को दे दी। ये पहन बेटा, रितेश को यह साड़ी बहुत पसंद है ना। जल्दी से तैयार हो जाओ, या ना हो कि रितेश हमसे पहले घर आ जाए। ये सब उसके लिए सरप्राइज है। शायद मुझे मेरा बेटा माफ़ कर दे। ये कहते हुए शारदा जी ने दिव्या को साड़ी थमा दी। सब ने खुशी खुशी सुमित्रा से अलविदा ली और घर आए। घर आकर दोनों सास बहू ने मिलकर रितेश की मनपसंद का खाना बनाया। लेकिन इसके साथ साथ आज शारदा जी ने दिव्या के मनपसंद भरवा भिंडी भी बनाई। दिव्या से तो रुका भी नहीं जा रहा था।
मन कर रहा था कि वह अभी की अभी भिंडी खाने लगे। उसकी हालत देखकर शारदा जी मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। शाम को जब रितेश घर लौटा तो उसने देखा कि घर में अंधेरा छाया हुआ है। रितेश ने बार बार माँ को आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद लाइट ऑन हुई तो रितेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने दिव्या खड़ी थी। अपने सारे परिवार को एक साथ देखकर रितेश की आंखें भर आई। क्या अब भी अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगे बेटा? पीछे से शारदा जी की आवाज़ आई। मैं आपसे रूठा ही कब था माँ? इतना कहकर रितेश अपनी माँ के गले लग गया और बच्चों की तरह शिकायत की। तो ये सब दिव्या के लिए हो रहा था? मेरे लिए तो कभी आपने इतनी सजावट नहीं की घर में। भाई सजावट हो भी क्यों ना, आज मेरी बहू नहीं मेरी बेटी मेरे घर आई है। इसी के साथ घर में हंसी खुशी के फवारे फूट पड़े। आज शारदा जी को दिल से माँ के दर्द का एहसास हुआ था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।